एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का 12 साल का लड़का रहता था। वह निडर और साहसी था। उसके दादा अक्सर कहा करते थे, सच्ची बहादुरी डर के बिना नहीं बल्कि डर का सामना करने में होती है। एक दिन गांव में अफवाह फैली कि पास के खेतों में एक तेंदुआ देखा गया है। सभी डर गए और गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि रात में कोई बाहर नहीं जाएगा। लेकिन उसी शाम अर्जुन की छोटी बहन मीरा तितली के पीछे भागते भागते जंगल में खो गई। जब गांव वालों को एहसास हुआ कि मीरा गायब है तो सब घबरा गए। कोई भी जंगल में जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लेकिन अर्जुन ने बिना सोचे समझे एक जलती हुई मशाल उठाई और लकड़ी की एक छड़ी लेकर जंगल की ओर दौड़ पड़ा। जंगल घना और अंधेरा था। अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। वह मीरा के छोटे छोटे पैरों के निशान देखता हुआ आगे बढ़ा। आखिरकार उसने मीरा को एक बड़े पेड़ के पास कांपते हुए देखा। तभी झाड़ियों के पीछे से एक गुर्राहट सुनाई दी। तेंदुआ वहीं था। अर्जुन ने जल्दी से सूखी पत्तियों का एक गुच्छा जलाया। अचानक तेज लपटों को देखकर तेंदुआ पीछे हट गया। अर्जुन ने मीरा को कसकर पकड़ लिया और धीरे धीरे पीछे हटने लगा। जब वे गांव पहुंचे तो सभी खुशी से झूम उठे। अर्जुन की बहादुरी ने न केवल मीरा को बचाया बल्कि गांव वालों को यह सिखाया कि साहस और बुद्धिमानी से किसी भी डर को हराया जा सकता है। उस दिन के बाद अर्जुन को पूरे गांव में सबसे बहादुर लड़का कहा जाने लगा और उसकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। शिक्षा: सच्ची बहादुरी अपने डर का सामना कर दूसरों की रक्षा करने में है। एक छोटे से गांव में जहां कच्ची सड़कों के किनारे मिट्टी के घर बने थे और हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट गूंजती थी, वहीं रहता था रवि, एक मेहनती कुम्हार। गांव के लोग आपस में प्रेम और सहयोग से रहते थे। इस गांव के किनारे एक नदी बहती थी जिससे कुम्हारों को मिट्टी मिलती थी और किसान अपने खेतों की सिंचाई करते थे। रवि अपने गधे कालू के साथ हर दिन मिट्टी के घड़े बनाकर बाजार में बेचता था। कालू सालों से उसका साथी था और हर रोज भारी घड़े लादकर बाजार पहुंचाने में उसकी मदद करता था। एक दिन रवि और कालू हमेशा की तरह नदी किनारे पहुंचे जहां से रवि मिट्टी लिया करता था। लेकिन इस बार नदी पूरी तरह सूख चुकी थी। धरती पर गहरी दरारें पड़ गई थीं और दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं था। रवि चिंतित हो उठा, अब मैं अपने घड़ों के लिए मिट्टी कहां से लाऊं? कालू ने भी उदास होकर कहा, मालिक, अब क्या करेंगे? बिना मिट्टी के घड़े कैसे बनेंगे? रवि ने गहरी सांस ली और कहा, हमें पहाड़ियों के पार जाना होगा, वहां शायद हमें अच्छी मिट्टी मिल जाए। अगले दिन रवि और कालू लंबी यात्रा पर निकल पड़े। कई दिनों तक लगातार सफर करने और भारी बोझ उठाने के कारण कालू बहुत थक गया। अचानक उसकी टांगें जवाब दे गईं और वह जमीन पर गिर पड़ा। मालिक, अब और नहीं चला जाता कि? कालू ने कराहते हुए कहा। रवि घबरा गया। उसने जल्दी से कालू के पास जाकर उसका सिर सहलाया और अफसोस भरे स्वर में कहा, ओह मेरे दोस्त, मैं अपने काम में इतना व्यस्त हो गया कि तेरी तकलीफ पर ध्यान ही नहीं दिया। अब और नहीं। अगले दिन रवि एक छोटी लकड़ी की गाड़ी लेकर आया और उसे कालू के हार्नेस से जोड़ दिया। कालू ने हैरानी से पूछा, ये क्या है मालिक? रवि मुस्कुराया और बोला, अब से तुम घड़े अपनी पीठ पर नहीं ढोगे, तुम बस इस गाड़ी को खींचोगे जिससे तुम्हारा बोझ हल्का हो जाएगा। कालू की आंखों में चमक आ गई। वह खुशी से अपनी पूंछ हिलाते हुए बोला, मालिक, आप कितने अच्छे हैं, अब मैं कई सालों तक आपका साथ दे सकता हूँ। रवि हंस पड़ा और बोला, और मैं उम्मीद करता हूं कि तू हमेशा मेरे साथ रहे मेरे दोस्त। इसके बाद दोनों हल्के कदमों से बाजार की ओर बढ़े। सूरज की सुनहरी रोशनी उन पर चमक रही थी और उनकी दोस्ती पहले से भी मजबूत हो गई थी। एक शांत गांव में ब्रूनो नाम का एक चंचल कुत्ता और कावी नाम का एक समझदार कछुआ रहता था। ब्रूनो को खेतों में दौड़ना, पक्षियों पर भौंकना और अपनी ही पूंछ का पीछा करना बहुत पसंद था।
दूसरी ओर कावी धीरे धीरे चलता था और धैर्यपूर्वक दुनिया को देखता था। एक दिन ब्रूनो ने देखा कि कावी एक छोटे से पत्थर पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। ब्रूनो हंसते हुए बोला, अरे कावी, तुम बहुत धीमे हो, तुम्हें मेरी तरह दौड़ना चाहिए। वह उछल कूद करने लगा। कावी मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, गति सब कुछ नहीं होती मेरे दोस्त, कभी कभी धैर्य और दृढ़ता से भी जीत मिलती है। ब्रूनो ने कंधे उचकाए और दौड़ता हुआ वहां से चला गया। अगले दिन अचानक गांव में एक भयंकर तूफान आ गया। तेज हवाएं चलने लगी, आसमान काले बादलों से ढक गया और बारिश जोरों से बरसने लगी। ब्रूनो घबरा गया और आश्रय खोजने के लिए इधर-उधर दौड़ने लगा। भागते भागते ब्रूनो फिसलकर एक गड्ढे में गिर गया। वह जितना निकलने की कोशिश करता उतना ही और धंसता चला गया। बारिश तेज हो रही थी और उसका डर बढ़ता जा रहा था। तभी कावी वहां पहुंचा। उसने बिना घबराए धीरे धीरे मिट्टी हटाकर गड्ढे के किनारे एक रास्ता बनाना शुरू किया। वह छोटे छोटे पत्थर और मिट्टी को इकट्ठा कर रास्ता तैयार करता रहा। ब्रूनो ने आशा भरी आंखों से कावी को देखा। धीरे धीरे रास्ता बनता गया और आखिरकार ब्रूनो बाहर निकलने में सफल हो गया। ब्रूनो ने खुशी से अपनी पूंछ हिलाई और कावी से कहा, धन्यवाद दोस्त, आज तुमने मुझे सिखाया कि धैर्य और लगन से कोई भी मुश्किल हल की जा सकती है। कावी मुस्कुराया और बोला, यही तो जीवन का असली पाठ है ब्रूनो। इसके बाद ब्रूनो और कावी सबसे अच्छे दोस्त बन गए और एक दूसरे की खूब इज्जत करने लगे। शिक्षा, धैर्य और मेहनत से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। लैला और आरव खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, क्योंकि उनकी फैमिली सनी को बीच पर स्प्रिंग ब्रेक मनाने आई थी। दूर तक फैली सुनहरी रेत और चमचमाते नीले समंदर ने उनकी आंखों में चमक भर दी। देखते हैं कौन पहले पानी तक पहुंचता है। आरव चिल्लाया और लहरों की ओर भाग पड़ा। लैला हंस पड़ी और उसके पीछे दौड़ पड़ी। उनके नंगे पैर रेत में फंस रहे थे। हल्की गर्म रेत उनके पैरों को गुदगुदा रही थी। वे खूब मस्ती से लहरों में कूदे और एक ऊंचा रेत का किला बनाया। तभी लैला की नजर पानी में बहती हुई किसी चीज पर पड़ी। आरव, देखो, पानी में कोई बोतल तैर रही है, उसने उत्साह से इशारा किया। आरव जल्दी से उथले पानी में घुसा और बोतल को उठा लिया। ये बहुत पुरानी थी, हरी काई से ढकी हुई, और उसके अंदर एक लिपटा हुआ कागज था। ये तो कोई खजाने का नक्शा लगता है, आरव ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा। इससे बढ़िया छुट्टियां और क्या हो सकती हैं। उन्होंने नक्शा खोला और उस पर लिखी पहेली पढ़ी। जहां बगुले खेलते वही सफर शुरू होगा, सबसे ऊंचे पेड़ के नीचे राज छुपा होगा। लैला ने सोचा, बगुले कहाँ खेलते हैं। आरव ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और पास की चट्टानों के पास एक झुंड में बैठे बगुलों की ओर इशारा किया। जरूर वही जगह होगी। वे तेजी से चट्टानों की ओर दौड़ पड़े। वहां कुछ बच्चे सीपियां इकट्ठा कर रहे थे और कंकड़ उछाल रहे थे। लैला ने इधर उधर देखा और किनारे पर खड़े एक ऊंचे ताड़ के पेड़ की ओर इशारा किया। यही है, आरव उत्साह से बोला और पेड़ की ओर भाग पड़ा। अब हमें यहाँ खुदाई करनी होगी, लैला बोली। वे अपने हाथों से रेत खोदने लगे, लेकिन रेत बहुत सख्त थी। तभी पास में खेल रहे एक लड़के ने अपना छोटा लाल फावड़ा उन्हें उधार दे दिया। आरव जोश से खोद रहा था जब अचानक, थक, लैला, कुछ तो मिला है, उसने जोर से कहा और जल्दी से रेत हटाई। नीचे एक पुराना लकड़ी का डिब्बा निकला, जिसका तालाबंदी जंग लगी हुई थी। पर इसे खोलें कैसे, लैला ने हैरानी से पूछा। तभी एक बुजुर्ग आदमी पास आया। क्या खोज लिया, नन्हे खोजी, उसने मुस्कुराते हुए पूछा। लैला और आरव ने उसे नक्शा और डिब्बा दिखाया। वह हंसा। अरे, ये तो पुराने कप्तान रीड का खजाना लगता है, शायद ये तुम्हारे काम आ जाए। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी जंग लगी चाबी निकाली। शायद यही तुम्हारे डिब्बे की चाबी हो। आरव ने चाबी से ताला खोला और टक, ताला खुल गया।
अंदर सोने के सिक्के, रंग बिरंगी सीपियां और एक पुराना खत रखा था। खत पर लिखा था, बहादुर खोजियों को बधाई, तुमने कप्तान रीड का छुपा खजाना खोज लिया। हमेशा सफर का आनंद लो और छोटी छोटी खुशियों में खजाना ढूंढो। लैला और आरव की आंखों में चमक आ गई। ये तो कमाल की चीज है, लैला खुशी से बोली। बुजुर्ग आदमी मुस्कुराया, असल खजाना तुम्हारी ये रोमांचक यात्रा थी और ये यादें हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। जैसे ही सूरज डूबने लगा, लैला और आरव अपनी फैमिली के पास लौटे, खजाने की कहानी सुनाने के लिए उत्सुक। ये सच में उनकी जिंदगी की सबसे यादगार छुट्टियां बन गई। एक घने जंगल में जानवरों का झुंड रहता था, जिसमें गौरी नाम की एक समझदार हथिनी अपनी टोली का नेतृत्व करती थी। वह अपने झुंड की रक्षा और देखभाल करती थी। समय बीता और गौरी ने एक सफेद हाथी के बच्चे को जन्म दिया। पूरे जंगल में यह खबर फैल गई, जिससे गौरी चिंतित हो गई। उसकी सहेली रंभा ने कारण पूछा तो गौरी ने कहा, शिकारियों की नजर इस पर पड़ सकती है और यह खतरे में आ सकता है। रंभा ने झुंड को एकत्र कर कहा, अब से हम सब मिलकर इस बच्चे की रक्षा करेंगे। सभी हाथियों ने सहमति में सूंड उठाई। झुंड ने बच्चे की सुरक्षा के लिए 4 हाथियों को पहरेदार बना दिया। लेकिन जल्द ही शिकारी रॉबर्ट को सफेद हाथी की खबर लग गई। उसने अपने साथियों से कहा, अगर हम इसे पकड़ लें तो हमें बहुत धन मिलेगा। शिकारी छिपकर हाथियों पर नजर रखने लगे। गौरी को उनकी निगरानी का आभास हुआ। उसने जंगल के राजा वीर सिंह शेर से मदद मांगी। वीर ने कहा, तुम निश्चिंत रहो, आज से तुम्हारा बच्चा मेरी गुफा में रहेगा, कोई भी इसे छू नहीं सकता। अब सफेद हाथी सुरक्षित था और शिकारी उसे खोजते खोजते हार गए। अंततः वे जंगल छोड़कर चले गए। समय बीता और सफेद हाथी बड़ा और शक्तिशाली हुआ। जब गौरी बूढ़ी हो गई तो उसने झुंड का नेतृत्व संभाल लिया। अब वह पूरे झुंड की रक्षा करता और शिकारी उसका नाम सुनकर ही डर जाते थे। बुद्धिमानी से संकट टालने की यह सीख झुंड की पीढ़ियों तक याद रही। एक शांत संध्या, जब सूरज सुनहरी किरणों के साथ क्षितिज के पार छिप रहा था, एक छोटी लड़की राधा अपने घर के पीछे वाले जंगल में जा पहुंची। वह डरती नहीं थी। उसका सबसे अच्छा दोस्त एक जबरीला भूरा कुत्ता सुल्तान उसके साथ था। दोनों अक्सर इन पेड़ों के बीच घूमते थे, लेकिन आज कुछ अलग महसूस हो रहा था। जैसे ही वे आगे बढ़े, पत्तों के बीच हल्की सी चमक दिखाई दी। राधा और सुल्तान जिज्ञासु होकर उस रोशनी के पीछे चले। एक छोटे से खुले मैदान में एक नन्ही सी परी एक पत्ते पर बैठी थी। वह राधा की हथेली से भी छोटी थी। उसके पंख सुबह की ओस की बूंदों की तरह चमक रहे थे और उसके सुनहरे बालों के चारों ओर एक हल्का उजाला था। अरे, एक परी! राधा आश्चर्य से बोली। परी ने चौंक कर उसकी ओर देखा और फिर हंस दी। तुम मुझे देख सकती हो। उसकी आवाज हवा में बजती घंटियों जैसी थी। सुल्तान ने खुशी से अपनी पूंछ हिलाई और उत्सुकता से सूंघने लगा। मेरा नाम चित्रा है, परी ने कहा। मुझे मदद चाहिए। तेज हवा में मेरी जादुई छड़ी उड़ गई और अब मैं उड़कर अपने घर नहीं जा सकती। राधा का दिल दया से भर उठा। हम ढूंढ कर लाएंगे, सुल्तान ने उत्साह से भौंककर सहमति जताई। तीनों ने जंगल में खोजबीन शुरू कर दी। पत्तों के नीचे, पेड़ों के खोखलों में, हर जगह। अंततः सुल्तान ने एक फूलों की क्यारी के पास जोर से भौंका। वहां चांदनी की तरह चमकती जादुई छड़ी पड़ी हुई थी। राधा ने छड़ी को सावधानी से उठाया और चित्रा को दे दिया। परी ने छड़ी खुद पर घुमाई और एक पल में उसके पंख और भी ज्यादा चमक उठे। वह हवा में घूमने लगी, आनंद से नाच उठी। धन्यवाद राधा, धन्यवाद सुल्तान, वह खुशी से बोली। तुम्हारी इस मदद के लिए मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देती हूँ। उसने अपने छोटे हाथ लहराए और राधा और सुल्तान के चारों ओर हल्का उजाला फैल गया। अब तुम कभी भी रास्ता नहीं भटकोगे, चाहे कितने भी खो जाओ, चित्रा बोली। और सुल्तान,
तुम्हें हमेशा राधा के दिल की बात समझ आएगी। फिर वह चमकती छड़ी की लकीर छोड़ते हुए अंधेरे में गायब हो गई। राधा और सुल्तान हाथ और पंजा मिलाकर घर लौटे, ये जानते हुए कि उनकी कहानियां अभी शुरू ही हुई थी। एक घने जंगल में चंदन के सुगंधित पेड़ों के बीच एक आलसी अजगर रहता था। उसे पेड़ की मीठी खुशबू बहुत पसंद थी और वह अक्सर पेड़ से लिपट कर सोता रहता। इसी पेड़ की ऊंची डाल पर एक चिड़िया ने घोंसला बनाया था, जिसमें उसके 2 नन्हे बच्चे थे। चिड़िया दिन भर दाना लाती और बच्चों को खिलाती। उनकी चहचहाहट से जंगल गूंजता रहता। एक दिन जब बच्चे खुशी से चहक रहे थे, अजगर ने गुस्से में आंखें खोली और गुर्राया, चुप कराओ इन शैतानों को, सोने भी नहीं देते। चिड़िया बोली, अरे दिन तो काम करने के लिए होता है, सोने के लिए तो रात है। अजगर हंसते हुए बोला, हम अजगर काम नहीं करते, बस शिकार फंसने का इंतजार करते हैं। एक बार मिल जाए तो कई दिनों का पेट भर जाता है। चिड़िया को डर लगा, कहीं अजगर उसके बच्चों को तो नहीं खा जाएगा। लेकिन अजगर ने मुस्कुराकर कहा, छोटे मोटे जीवों को खाकर मेरा पेट नहीं भरता। कुछ दिन बीत गए, अजगर का कोई शिकार नहीं फंसा। उसकी भूख तेज हो गई। उसने ऊपर घोंसले की ओर देखा, अगर इन बच्चों को खा लूं तो भूख भी मिट जाएगी और यह चहचहाहट भी। धीरे धीरे अजगर डाल पर चढ़ने लगा। बच्चों ने खतरा भांप लिया। चिड़िया ने पहले ही उन्हें उड़ने की ट्रेनिंग दी थी। अगर अजगर तुम्हारे पास आए तो तुरंत उड़ जाना। जैसे ही अजगर लपका, बच्चे फुर्र से उड़कर दूसरे पेड़ पर जा बैठे। अचानक संतुलन बिगड़ा। अजगर धड़ाम से नीचे गिर गया, बुरी तरह चोटिल हो गया और हिल भी नहीं पा रहा था। चिड़िया जब लौटी तो उसने टूटा हुआ घोंसला देखा और अजगर को जमीन पर पड़ा पाया। उसे लगा कि अजगर ने उसके बच्चों को खा लिया। गुस्से में उसने अजगर की पीठ पर चोंच मारनी शुरू कर दी। तभी बच्चों की आवाज आई, माँ हम यहाँ हैं। चिड़िया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अजगर दर्द से कराह उठा, मुझे माफ कर दो बहन, मैंने गलती कर दी। भूख के कारण मैंने तुम्हारे बच्चों को खाने की सोची। वापस इसी पेड़ पर आ जाओ। चिड़िया ने कहा, अब तुम पर भरोसा नहीं, अगर फिर से भूख लगी तो। और उसने नदी के उस पार एक सुरक्षित पेड़ पर नया घोंसला बना लिया। कुछ ही दिनों में भूख से तड़प कर अजगर मर गया। अजगर के मरते ही लकड़हारे आए और चंदन के पेड़ काट ले गए। जो दूसरों का बुरा सोचते हैं, उनका अंत खुद बुरा होता है। मालू पहली बार बगीचे में सब्जी तोड़ने गया था। उसकी आंखों में उत्साह था और मन में जिज्ञासा। लाल टमाटर कितना चमक रहा है, मालू ने मुस्कुराकर तोड़ा। फिर लंबे बैंगन और हरी भरी भिंडी भी टोकरी में डाल दी। दादी दूर से देखकर बोली, शाबाश मालू, अब थोड़े आलू भी ले आओ। मालू ने बगीचे के हर पेड़ बेल पौधे देखे, पर आलू कहीं नहीं थे। दादी, आलू अभी उगे नहीं शायद, उसने टोकरी झुलाते हुए कहा। दादी मुस्कुराई, नहीं बेटा, आलू जरूर है, बस ध्यान से देखो। कभी कभी जो चीजें जमीन के नीचे होती हैं, उन्हें देखने के लिए दिल की आंख चाहिए। मालू फिर से चल पड़ा और उसके पीछे पीछे उसका प्यारा दोस्त कालू। कालू की नाक कुछ सूंघ रही थी और फिर वो भौं भौं करते हुए मिट्टी खोदने लगा। ओहो, रुको कालू, बगीचा खराब हो जाएगा। लेकिन तभी मिट्टी से कुछ चमका, मोटे मोटे सुनहरे आलू, जैसे सूरज की रोशनी उनमें बस गई हो। मालू चौंका, अरे ये तो जादुई आलू लगते हैं। कालू ने गर्व से अपनी पूंछ हिलाई, जैसे कह रहा हो, मैंने कहा था ना, मुझे कुछ खास सूंघा था। मालू ने एक एक करके सारे आलू टोकरी में भरे और जैसे जैसे आलू गिरते, टोकरी से हल्की चमक निकलती। दादी देखो, जादुई आलू मिल गए। दादी हंस दी। जो मेहनत और दोस्ती से मिलते हैं, वही असली जादू होता है। एक घने जंगल में गिल्लू नाम की एक चंचल गिलहरी रहती थी। वह दिन भर पेड़ों पर उछलती कूदती और शरारतें करती रहती। जंगल के जानवर अक्सर उसे समझाते, गिल्लू
थोड़ा शांत रहा करो, इतनी शरारत ठीक नहीं। लेकिन गिल्लू हंसकर टाल देती। मजा आता है मुझे। एक दिन वह एक पेड़ पर कूद रही थी, तभी भोलू भालू वहां आया। गिल्लू झट से कूदकर उसकी पीठ पर चढ़ गई। भोलू गुस्से में, गिल्लू बहन, आज फिर शैतानी? पिछली बार तेरी वजह से मैं कीचड़ में गिर गया था। गिल्लू खिलखिलाकर हंसी। माफ करना भोलू, लेकिन आज वादा कोई शरारत नहीं। भोलू पेड़ के नीचे लेट गया। कुछ देर बाद गिल्लू चिल्लाती हुई, बचाओ, मेरी पूंछ फंस गई है। भोलू दौड़ा और सभी जानवरों को बुला लाया। लंबू जिराफ ने आकर गिल्लू को डाल से नीचे उतारा। भोलू डांटते हुए, अब तो समझ गई होगी, वादा करो, अब शरारत बंद। गिल्लू ने सिर झुकाकर वादा किया। 2 दिन वह चुपचाप रहने लगी, लेकिन उसका मन बुझा बुझा था। तीसरे दिन उसने देखा कि चीकू बंदर पेड़ों पर मस्ती कर रहा है। उसका मन भी मचल उठा। क्यों ना मैं दूसरे जंगल जाकर खेलूं, वहां तो कोई मुझे रोकेगा नहीं। सुबह सुबह वह सबकी नजरों से बचकर दूसरे जंगल पहुंची। वहां एक जादुई तालाब दिखा। जैसे ही वह नहाने गई, एक चिड़िया ने टोक दिया, रुको बहन, इस तालाब में जो भी नहाता है उसकी कोई चीज गायब हो जाती है। गिल्लू, तू तो मुझे डराने की कोशिश कर रही है। और वो कूद गई तालाब में। नहाकर बाहर निकली तो मीना हंसने लगी। तुम्हारी पूंछ कहाँ गई? गिल्लू ने पीछे देखा, उसकी पूंछ गायब थी। वह रोने लगी, मेरी पूंछ लौटा दो। तालाब से आवाज आई, तालाब, तुमसे मना किया गया था, फिर भी न मानी। अब सब जानवरों से माफी मांगो और उनकी मदद करो, तभी तुम्हारी पूंछ वापस मिलेगी। गिल्लू वापस लौट आई। सभी उसकी हालत देखकर हंसने लगे, लेकिन वह बुरा नहीं मानी। उसने सबसे माफी मांगी। अब वह चुपचाप नहीं बैठी। बारिश में मीना चिड़िया के बच्चों के लिए दाने लाई। पेड़ों से फल तोड़कर नीचे गिराए ताकि भोलू खा सके, और सबकी मदद करने लगी। धीरे धीरे सब उसे पसंद करने लगे, और एक दिन उसकी पूंछ वापस आ गई। गिल्लू मुस्कुराई। अब समझ में आया, सच्ची खुशी दूसरों की मदद में है। एक जंगल में एक लोमड़ी और सारस रहते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। एक दिन लोमड़ी ने सारस को देखा और वह कहने लगी, सारस भाई नमस्ते, कैसे हो? सारस बोला, लोमड़ी बहन, मैं तो अच्छा हूं, तुम अपनी बताओ। लोमड़ी को शरारत सूझी और वह कहने लगी, सारस भाई, मैं तुम्हें अपने घर दावत पर बुलाना चाहती हूँ। कल तुम मेरे घर भोजन करने आना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दूसरे दिन सारस लोमड़ी के घर भोजन करने पहुंचा। दोनों ने एक दूसरे को नमस्ते बोला और फिर मीठी मीठी बातें करने लगे। कुछ देर बाद लोमड़ी 2 परातों में बहुत पतली खिचड़ी बनाकर ले आई और वह सारस से बोली, सारस भाई, आओ खाना खाएं। लोमड़ी तो जल्दी जल्दी खिचड़ी खाने लगी, लेकिन सारस की लंबी चोंच में खिचड़ी ना आई। उसे खिचड़ी ना खाते देख लोमड़ी मन ही मन बहुत खुश हुई और झूठी चिंता दिखाते हुए सारस से पूछने लगी कि क्या बात है, तुम्हें खाना पसंद नहीं आया? सारस लोमड़ी की चालाकी समझ गया और थोड़ी देर बात करने के बाद उसने लोमड़ी को बोला कि कल तुम भी मेरे घर खाने पर जरूर आना लोमड़ी बहन। लोमड़ी ने कहा, हाँ मैं जरूर आऊंगी। सारस ने मछलियां पकाकर 2 तंग मुंह की सुराहियों में डाल दी। जब लोमड़ी आई तो दोनों ने एक दूसरे को नमस्ते करी और बातें करने लगे। कुछ देर बाद सारस सुराही उठा लाया। वह लोमड़ी को कहने लगा, बहन आओ मिलकर मछलियां खाएं। इतना बोलकर उसने अपनी चोंच सुराही में डाल दी। वह मजे से मछलियां खाने लगा। लोमड़ी का इतना बड़ा मुंह सुराही के छोटे से मुंह में जा ही नहीं पा रहा था। वह सारस का मुंह देखती रह गई। अब लोमड़ी समझ गई कि सारस ने अपना बदला ले लिया है। चिंटू अपने दादाजी के फार्म हाउस आता है और अपनी प्यारी मुर्गी से मिलता है। दादाजी उसे समझाते हैं कि मुर्गी अंडे से चूजे पैदा करने बैठी हैं। चिंटू सोचता है, क्या मैं भी अंडे पे बैठकर चूजे पैदा कर सकता हूँ?
चिंटू एक छोटा गद्दा लाता है, उस पे अंडे रखता है और उस पे लेट जाता है। मुर्गी उसको देख मुस्कुराती है। तभी थोड़ी देर में चिंटू के भाई बहन आ जाते हैं। तभी चिंटू उन्हें शांत रहने को कहता है और उन्हें बताता है कि वो अंडे पे लेटा है। चिंटू का बड़ा भाई अपने राजू कुत्ते को अंडे पर रखता है। चिंटू उसे भगा देता है। उसकी बड़ी बहन कपड़ा लेके आती है और चिंटू पर बिछाती है। फिर दादाजी आते हैं और उनको हंसकर बताते हैं कि ऐसे तरीके से चूजे पैदा नहीं होते। अंडे को सही तरीके से और सही तापमान में रखा जाता है। सभी सामान जुटाने में लग गए। दादाजी ने अंडे पे मुस्कान बनाई। और सभी अंडे की देखरेख करने लगे। और अंडे में जान पनपने लग गई। चिंटू अंडे के टूटने का बेसब्री से इंतजार करने लगा। और फिर अंडा टूट गया, चूसा बाहर आ गया और सभी चूसे से खेलने लगे।